कि हमने ऑलमोस्ट 300 स्टार्टअप को फंड कर रखा है, या मंदिर में या मस्जिद में कहीं से जो एसेस निकलते हैं वो ले जाके हम मंदिर में कहीं या रिवर में डंप कर देते हैं। ही वॉज वर्किंग कि उसको मैं मंदिर की राख को या मस्जिद की राख को मैं रिवर में नहीं जाने दूंगा, मैं उसका प्रोडक्ट बनाऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट है जो को फाउंडर एग्रीमेंट है। कई बार होता है कि आप और आपके फ्रेंड ने शुरू कर दिया, आइडिया शुरू कर दिया, बट आपने सोचा कि ठीक है ये मेरे बड़े क्लोज को फाउंडर हैं या फाउंडर हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में लीगली चले जाएंगे। आपके पास जस्ट आइडिया है। एक प्रोग्राम का नाम है हमारे इग्नाइट। तो हम 3 महीने में एक ऐसे स्टूडेंट को हैंड होल्ड करते हैं जिसको केवल आइडिया है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसको हम 3 महीने हैंड होल्ड करके 3 महीने में इतना हैंड होल्ड करते हैं कि उसको यह समझ में आ जाता है कि ये मेरा आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। तो अभी मेरे पास ऐसे भी फाउंडर हैं जो 65 के भी हैं। वेलकम। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास एपिसोड है एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिमेन विद अस टिल द एंड। हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं आईआईटी मंडी के अनिल सिंह, जिन्होंने लगभग 400 450 नए स्टार्टअप्स को, नए आइडियाज के फाउंडर्स को सपोर्ट किया है और उसमें से बहुत सारे काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर चुके हैं। सो उनसे हम सीखेंगे कि व्हाट डज इट टेक टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे चलाते हैं, किस तरीके की उसकी क्वालिटीज होती हैं, किस तरीके की टीम बिल्ड करने की जरूरत होती है और किस तरीके से इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट इकट्ठा किया जा सकता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिमेन विद अस थ्रू द एंड। सो लेट्स वेलकम अनिल सिंह। हेलो अनिल जी, क्या हाल चाल है? पंडित जी नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ, आई थैंक यू होप आप फॉर अच्छे होंगे। एग्रीइंग थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद, आप अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा परिचय सूक्ष्म में दे सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। श्योर पंडित जी, मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक रूरल एरियाज के एक छोटे से गांव से, बट नाउ इज डेवलपिंग। और मैं बैक टू हिमाचल हूँ अभी फॉर वर्क, जन्मभूमि से कर्म भूमि की तरफ। तो मेरा मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद आई मूव आउट इन डिफरेंट सेक्टर्स। टोटल था मैं अब्रॉड रहा 5 साल। इंडिया वापस आने के बाद उसी टाइम में अपना स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, मोदी जी ने अनाउंस किया था 2015 में। और मैंने 2015 नवंबर में मैं इंडिया वापस आया था और मैंने 2015-16 से ही मैंने मूवमेंट को लिव करना शुरू कर दिया, जीना शुरू कर दिया कह लीजिए। तो मैं एकदम टोटल दूसरे सेक्टर से था, बट मुझे इतना था कि मुझे सीखना है, कुछ नया करना है। एंड आई वाज तो आप फॉर्चुनेट इनफ। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से आए थे? मैं हॉस्पिटैलिटी से आया था। टोटल मैं होटल एंड रेस्टोरेंट वाला पर्सन था। हम्बलनेस शुरू से थी क्योंकि होटल्स आपको हम्बलनेस सिखाते। और मैं यहाँ इंक्यूबेशन हेड करता हूँ आईआईटी मंडी कैटलिस्ट, जिसका नाम है आईआईटी मंडी का है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली स्टार्टअप्स को फ्रॉम TRL 1 टू TRL 9 हम हेल्प करते हैं, जिसमें मोर देन 500, अभी मैं एग्जैक्ट नंबर अगर बात करूँ तो 575 स्टार्टअप्स को हमने सपोर्ट किया है आज तक, फ्रॉम 2017, जिनका अच्छा, TRL लेवल 1 से लेके TRL लेवल 9 तक का है। ये टीआरएल लेवल क्या होता है? तो बेसिकली टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होता है कि स्टार्टअप किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, उसका स्टेज, करंट स्टेज क्या है। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम TRL बोलते हैं। और एक BRL भी होता है जिसका है बिजनेस रेडीनेस लेवल बेसिकली। तो हम BRL और TRL दोनों में मैप करते हैं स्टार्टअप का थ्रू आउट देयर मेंटरशिप एंड इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जब हम उनको अपने प्रोग्राम में रखते हैं तो। ओके, तो ये जो आपके 575 स्टार्टअप्स को आपने सपोर्ट किया, तो ये सारे टेक्नोलॉजी के स्पेस में ही हैं कि, क्योंकि आप आईआईटी मंडी में हैं, सो एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि सिर्फ आप टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर उनसे रिलेटेड इंक्यूबेशन को सपोर्ट करते हैं कि बाकी भी करते हैं? तो बेसिकली राजेश जी, हम लोग 4 सेक्टर है, हमारा जो थीमेटिक एरिया हम पिक करके चलते हैं वो 4 अलग अलग है। एक है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसमें हम लोग बेसिकली कोर डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, जहां ह्यूमन एंड कंप्यूटर का इंटरफेस होता है। और मैक्सिमम ऑल द सेक्टर्स अगर आप बात करेंगे तो वो ओवरऑल एक दूसरे को कहीं ना कहीं लैप करते हुए इसमें फिट बैठते हैं। दूसरा आता है फिर बिल्ड फॉर हिमालयस। अगर मान लीजिए कुछ हिमालयन रीजन के लिए आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, रोड सेफ्टी है, या जितने भी इस पर्टिकुलर एरिया के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए अगर आप कुछ बना रहे हैं, तो हमारा फोकस उस पर भी होता है। थर्ड आता है हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हिमालयन रीजन में होने का एक रीजन
हमारी मतलब दायित्व तो बनता है हमारा कि हम हिमालयन रीजन को कुछ गिव बैक कर पाएँ। तो हम बहुत फोकस होते हैं अपना एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पर, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 49% स्टार्टअप आप ईएनएस में है। भले ही वो ओवरलैप कर रहे हो एक दूसरे को, बट 49% के करीब है। आउट ऑफ उस 575। आउट ऑफ 575। उसके बाद एक हमारा थीम है बायो इनोवेशन। तो बायो इनोवेशन जितने भी बायो से रिलेटेड स्टार्टअप हैं या हेल्थ से रिलेटेड हैं, एग्री से रिलेटेड हैं, वो सारा हम बायो में भी लेते हैं। तो ये 4 बकेट में हम ऑलमोस्ट 575 स्टार्टअप जो हैं। अच्छा। यस, बीइंग आईआईटी हमारा जो फोकस होता है वो डीप टेक है, और हमारा एक्सपर्टीज भी मैक्सिमम है। बट नेटवर्क में जितने मेंटर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू हम लोग, जरूरी नहीं है कि केवल डीप टेक को फोकस करें, हम लोग रूरल को भी सपोर्ट करते हैं, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स को तो करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आता है कि जो ये स्टार्टअप्स हैं ये सारे आईआईटी मंडी से ही निकलते हैं कि वो कहीं भी हो सकते हैं और आप उनको सपोर्ट कर दें, क्योंकि जैसे हिमाचल में कोई अगर किसी गांव में कुछ काम कर रहा है और इंटरेस्टिंग काम करना चाह रहा है तो उसको भी आप सपोर्ट करोगे कि आईआईटी में हाउस होना जरूरी है? तो बेसिकली पांडे जी, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम आईआईटी में हैं तो हमारा केवल लिमिटेड दायरा आईआईटी तक है। मैं मतलब ऑडियंस को आपके बताना चाहूँगा कि हम पूरे अक्रॉस कंट्री में हर स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कहीं भी प्रेजेंस हो। बट अच्छा। यस, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास नॉर्थ ईस्ट से भी 5-6 स्टार्टअप हैं। अगर आप देखिएगा तो हिमालयन रीजन में ही आते हो, उत्तराखंड से काफ़ी स्टार्टअप हैं, हिमाचल से हैं मेरे पास, पंजाब से हैं। इवन ऑल दो बेंगलोर में स्टार्टअप बेस्ड आउट बेंगलोर में है, बट इंक्यूबेटेड मेरे पास है वर्चुअली, क्योंकि उसको वैल्यू लगता है। एंड जो हम वैल्यू ऐड करते हैं उससे हमारी प्रेजेंस अक्रॉस कंट्री है, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मतलब अक्रॉस कंट्री भी है प्रेजेंस, और हम अमेजिंग। सबको एकोमोडेट तो करते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि बुंदेलखंड में कुछ काम कर रहा हूं और मेरे पास आइडिया है, आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट एंड कुछ मैंने प्रोजेक्ट प्लान बनाया हुआ है और मेरे को इंक्यूबेशन सपोर्ट चाहिए, सो आई कैन रीच आउट टू यू फॉर दैट हाँ, सपोर्ट। मतलब हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा लिंक्डइन पेज है आईआईटी मंडी कैटलिस्ट का। तो मैक्सिमम चीज़ें हम लिंक्डइन, फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक रीच आउट कराने की कोशिश करते हैं। तो तो चाहे आप वो बुंदेलखंड में है या किसी पार्ट ऑफ कंट्री है, हम उसको हेल्प करने को तैयार हैं। तो आप वो प्लीज शेयर कीजिएगा लिंक, बिकॉज आई विल शेयर दैट लिंक हियर इन इन दिस पॉडकास्ट। श्योर। तो अगर आप देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं इसको, तो अनिल सिंह जी आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। यू शुड सर्टेनली कंसीडर दैट। अच्छा, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। मैं भी इसी इंप्रेशन में था कि आईआईटी के स्टूडेंट्स को ही शायद आप सपोर्ट करते होंगे। नहीं सो पांडे जी, तो बेसिकली हमारे यहाँ क्या है कि आईआईटी में तो हमने वो कल्चर डेवलप किया है कि जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि एक प्रोग्राम है हमारा डिजाइन प्रैक्टिकम। हम डिजाइन प्रैक्टिकम में क्या करते हैं कि बच्चों का एक ग्रुप बना के, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का ग्रुप बना के उनको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं। तो बच्चा एक पूरा सेमेस्टर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर काम करता है ग्रुप में, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा या ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमने ऑलमोस्ट 53 ग्रुप्स को लास्ट सेमेस्टर में दिया था डिजाइन प्रैक्टिकम में। तो वहाँ से जो आइडियाज क्यूरेटेड होके या अच्छे प्रोडक्ट निकल के आते हैं, फिर हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिकम का एक कोर्स है उसमें लेके जाते हैं। फिर हम प्री इंक्यूबेशन में सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद उन्हीं बच्चों को हम लोग कहीं ना कहीं प्रोटोटाइप ग्रांट देके और वो उस प्रोडक्ट को एक रिफाइन करके मार्केट में ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। मैं एग्जांपल दूं तो अभी हमारे पास एलुमनाई, जो अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो मेरे पास बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का एक स्टार्टअप है जो आईआईटी मंडी के एलुमनाई का है। हमें पहला एग्जिट जो मिला आईआईटी मंडी कैटलिस्ट को, वो सोलर लैब्स करके एक स्टार्टअप था, वो हमारा एलुमनाई का स्टार्टअप था। हमारे एक एलुमनाई ने अभी रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, हमने उसको सपोर्ट किया, बेंगलोर बेस्ड है। एक एलुमनाई अभी हमारा यहीं एक रिवाइव सोलर करके एक कंपनी बनाया। एक लड़का है जो डिजास्टर मॉनिटर करता है, फ्लड मॉनिटर करता है, वाटर लेवल को उसने हर रिवर के ब्रिज के ऊपर कुछ डिवाइस लगा के वो फ्लड का या वाटर लेवल मॉनिटरिंग करके वो आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी देर में कहाँ बाढ़ आ जाएगी या कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो नॉट ओनली आईआईटी मंडी के स्टूडेंट, फैकल्टीज के कई सारे स्टार्टअप है जो फैकल्टी अपने आइडिया पर काम करते हैं, अलॉन्ग विद दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग या स्टूडेंट हैं, वो भी अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास प्रोग्राम्स के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने ये शेयर करी। तो ये बताइए कि अगर किसी को आप तक पहुंचना हो, अप्रोच करना हो, तो वो उसका आइडिया, उसका स्टार्टअप की शुरू
किस स्टेज पे होना चाहिए कि आपको अप्रोच करे? बिकॉज कई बार तो ये होता है ना कि बस एक आइडिया आया है, अभी कुछ थोड़ा बहुत लिखा विखा है उसके बारे में और एक दो लोगों के साथ बातचीत करी है, तो आपके पास पहुंचने की कौन सी सही स्टेज है? ओके, तो मेरे पास या इंक्यूबेशन में आने के लिए आईआईटी मंडी कैटलिस्ट में पंडित जी हम लोग क्या करते हैं, हमने प्रोग्राम्स अलग अलग डिजाइन कर रखे हैं अलग अलग स्टेज के स्टार्टअप्स के लिए। लेट्स से कि एक ऐसा बच्चा जो कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुआ है और उसको किसी प्रोग्राम में आना है, उसके पास केवल एक आइडिया है कि उसको एक आइडिया को अपने एग्जीक्यूट करके बिजनेस बनाना है। तो हमने क्या कर रखा है कि हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ईआईआर प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जहाँ प्रोग्राम्स में हम उल्टा स्टाइपेंड पे कर रहे हैं लोगों को। आइडिया पर, अपने आइडिया पर काम करने के लिए 1 साल के लिए उनको हम उल्टा पे करते हैं मंथली बेस पर कि आप अपने आइडिया पर काम करो। उनके साथ क्या होता है कि वो पूरे साल कैंपस के अंदर रहते हैं, हमारी सारी लैब फैसिलिटीज यूज करते हैं, हमारे मेंटर यूज करते हैं, हम लोग साथ में होते हैं, उनके बिजनेस प्लान पर बैठ के काम करते हैं एंड वी हैंड होल्ड देम फॉर इंटायर ईयर। दूसरा एक और प्रोग्राम है। वो उनके उनको आईआईटी का होना जरूरी नहीं है? नहीं, उनका आईआईटी का होना जरूरी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे कॉलेजेस से हैं और मुंबई से हैं, साउथ से बच्चे हैं मेरे पास, जो कैंपस में रह के अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं। तो इसमें इसमें जब आपके पास कोई अगर बच्चा आइडिया भेजना चाहे, तो उसमें आप क्या देखते हो? क्या देखते हो और आप बोलते हो कि हाँ, ये इसको हम सपोर्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे? तो बेसिकली कोई भी आइडिया गुड और बैड नहीं होता है। आइडिया का इम्पैक्ट कितना होगा ओवरऑल ग्राउंड पर, या आइडिया कितना स्केल कर पाएगा। तो सबसे पहले तो माइंड में ये होता है कि ये पर्टिकुलर जो आइडिया है ये कितना स्केलेबल है। अगर वो स्केलेबल है तो उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक आइडिया का होना जरूरी है, साथ के साथ एग्जीक्यूशन मैटर करता है कि जो बच्चा या फाउंडर जो उसको कर रहा है उसका हम प्रॉपर इंटरव्यू करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। केवल किसी का 1 स्लाइड 2 स्लाइड 5 स्लाइड 10 स्लाइड पीपीटी देख के हम जज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि उस इंडिविजुअल से मिलते हैं, डीप में उससे डिस्कशन करते हैं, उसका विजन जानने की कोशिश करते हैं। और ये कोर चीजें हैं। फिर उसके बाद मार्केट आ जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितना डिफाइंड कर रखा है, नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो वहाँ इंक्यूबेटर का काम आता है। या हमारा जो रोल है वो वहीं शुरू होता है कि आपके पास अच्छी टीम है या आप अच्छे हैं और आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा है, तो फिर हम उसको हैंड होल्ड करके अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल में आपको एक बिजनेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो आइडिया है उसको थोड़ा फ्लश आउट कर ले अगर फाउंडर, और उसमें एक मार्केट का साइज क्या है, कंपटीशन क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना स्केल कर सकते हैं, क्या रोड ब्लॉक्स होंगे, इस तरीके की जो पीसेस हैं, एक हो सकता है आपके पास कोई टेम्पलेट भी हो यस। इसमें अप्लाई करने के लिए, जी। तो वो उस टेम्पलेट का यूज करके या इंडिपेंडेंट टेम्पलेट से आइडिया को फ्लश आउट करके और फिर वो अप्लाई करे, आप तक पहुंचे, एंड देन यू कैन स्टार्ट तो सपोर्टिंग। बेसिकली हमने क्या किया है लोगों की ईज के लिए पंडित जी, हमने क्या किया है कि हमने एक प्रॉपर टेम्पलेट अराउंड 10 स्लाइड का हमने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में ही। और उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहला देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन है, टीम है, मार्केट साइज है। तो बेसिक जो क्वेश्चन है वो हमने 10-11 स्लाइड्स में कवर कर रखे हैं। कोशिश यही होती है कि हर इंडिविजुअल या बच्चे को जो हमारे पास आए उसको एक आइडिया हो कि उसका ये 10 स्लाइड कैसे कैसे उसको भरना है। तो उसमें मार्केट रिसर्च उसको हो सकता है करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास ऐसे भी प्रोग्राम हैं जो जरूरी नहीं है कि हम आपको 1 साल के लिए स्टाइपेंड दे के ही रखें कैंपस में। आपके पास जस्ट आइडिया है, एक प्रोग्राम का नाम है हमारे इग्नाइट। तो हम 3 महीने में एक ऐसे स्टूडेंट को हैंड होल्ड करते हैं जिसको केवल केवल आइडिया है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट उसको हम 3 महीने हैंड होल्ड करके 3 महीने में इतना हैंड होल्ड करते हैं कि उसको यह समझ में आ जाता है कि ये मेरा आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। अगर अच्छा। थोड़ा सा मेच्योर्ड है तो उसको हम एक प्रोग्राम हमने डिजाइन कर रखा है कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन अगेन 3 महीने का प्रोग्राम है। ये सारे गेटवे प्रोग्राम है कि जहाँ आईआईटी मंडी में आने के लिए आपको ये प्रोग्राम्स सपोर्ट करते हैं। तो जो जो बात समझ में आ रही कि आप डिफरेंट स्टेजेस में आपका आइडिया या आपका बिजनेस है, तो आप अलग अलग तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि आप किस स्टेज पे आईआईटी मंडी के साथ जुड़ने की कोशिश कर जुड़ना रहे चाहते हैं। इनफैक्ट हैं। देखिए, अगर मेरे पास कोई किसी ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका जरूरी नहीं कि वो गेटवे प्रोग्राम के थ्रू आए। उसका अगर वो प्रोटोटाइप डेवलप के लिए TRL 3 या 4 पर है और उसको ग्रांट चाहिए कि अप टू 10 lakhs का, जैसे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रांट है, तो वो अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है।
बट अगेन ये पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए, ये पैरामीटर वहाँ भी देखा जाता है, वहाँ एक प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी है जो पैरामीटर देख के फिर किसी का सिलेक्शन या रिजेक्शन करती। और इररिस्पेक्टिव आप किसी भी स्टेज पर हैं, चाहे अगर जैसे एक प्रोग्राम है हमारा इन्वेस्टमेंट रेडीनेस प्रोग्राम, लेट्स से कि कोई स्टार्टअप 5 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने रेवेन्यू भी कर रहे हैं, या उसको एक्सपेंशन चाहिए या उसको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेज करना है, तो वो भी हमारे पास आ सकता है, उसको भी हम कैटर करते हैं, वहाँ एक प्रॉपर प्रोग्राम रन करते हैं। और वो प्रोग्राम में हम यही बताते हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, कौन सा राइट इन्वेस्टर आपके लिए राइट है, किस इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आप कहाँ लैग कर रहे हैं। इवन ऑल दो यू आर डूइंग रेवेन्यू, बट कई बार क्या होता है कि आप लैग करते हैं जिस पर इन्वेस्टर का अट्रैक्शन नहीं होता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट रेडी बना दें कि जहां आप उस लायक हो कि जहां आप नेक्स्ट राउंड फंडिंग रेज कर पाएं। अमेजिंग। तो ये बताइए, लोग लगातार आप तक पहुंचते रहते हैं कि कोई खास विंडो है जब उनको पहुंचना होता है? फॉर फॉर एग्जाम्पल कि पिछले 1 महीने में कुछ लोगों ने अप्रोच किया होगा आपको कि तो अभी हम क्या करते हैं पांडे जी, हमने ये 4-5 जो प्रोग्राम्स डिस्कस किए, ये हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमेशा कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन रहे। एक NY XYG नंबर पहुंचने के बाद हम इवेलुएट करके, जैसे इग्नाइट, एक्सप्लोरेशन या इन्वेस्टमेंट रेडीनेस का हम कोहर्ट रन करते हैं। तो हम एक कोहर्ट एप्लीकेशन आ गया, उसको इवेलुएट करके एक प्रॉपर कोहर्ट रन करना शुरू कर दिया, तो ये विंडो तो हमेशा ओपन होता है। बट ग्रांट के लिए जब हमारे पास फंडिंग अवेलेबल होती है गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, सो हम उस टाइम में गवर्नमेंट का फंडिंग एजेंसीज का जब फंड आता है उस टाइम हम कॉल फॉर एप्लीकेशन करके करते हैं। अभी अगर आप पिछले 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 एप्लीकेशन मेरे पास आई हैं। अच्छा, और उन जी। 400 में से कितनों को आप सेलेक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली? अभी अलग अलग प्रोग्राम है, लेट्स से कि ये प्रोग्राम जो है जिसके अंदर हमें टाइड करके एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ IT इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें हमें लिमिटेड फंड है, अराउंड 34 lakhs का फंड है। अब वो 34 lakhs का फंड हमें कुछ EIR लेने हैं, जैसे 2 या 3 EIR ऑनबोर्ड करना है, और 2 को ग्रांट देना है, कुछ उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो मैं मैक्सिमम बात करूँ तो 5 लोगों को लेना है, और हम्म। ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, बट यस दे कैन गेट एक्सेस। अच्छा, तो और जब ये 400 में से आप 5 चुनेंगे, तो उन 5 को चुनने में आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं सबसे ज्यादा? तो बेसिकली सबसे पहला पैरामीटर तो यही होगा कि स्कीम का गाइडलाइन क्या कहता है, फंडिंग स्कीम का जो गाइडलाइन कहता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग देख के वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद कि क्या ये एप्लीकेशन हो सकता है। कई बार लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो हार्डवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि वो अप्लाई किया जिस स्कीम के लिए, हो सकता है सॉफ्टवेयर के लिए हो, तो सबसे पहले तो वही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो किसी और प्रोग्राम में, इन हाउस प्रोग्राम में ऑनबोर्ड हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट की स्कीम के लिए या इस तरह की स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहला पैरामीटर वो हो जाता है। दूसरा पैरामीटर होता है, और ये जो होता है ये स्क्रूटनी 3-4 लेयर की होती है। तो ये पहला पैरामीटर पर ही कुछ लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। फिर उसके बाद आता है कि हम एक प्रॉपर कमेटी है जो प्री पिच कराती है हमारी। जैसे मान लीजिए 400 एप्लीकेशन में से लेस से 200 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए कि उनको ने प्रॉपर देखा ही नहीं कि हमारे लिए स्कीम थी ही नहीं। जो 200 लोग बचे हैं, उन 200 लोगों को लेके हम फिर जैसे जो मैंने अभी पैरामीटर्स बताए, 7-8 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिस पर हम लोगों को जज करते हैं। उस पैरामीटर में अगर वो फिट बैठते हैं तो उनको हमने फिर अगले नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। जैसे 200 में से कुछ 80 और 90 पहुंच गए। फिर वहाँ एक कमेटी है जिसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा एक्सपर्ट्स हैं जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मिला के उन्होंने किया। अब ये सिंक होते होते ये नंबर 20, 25 या 30 तक पहुंचता है। देन हम फाइनल एक कमेटी बुलाते हैं जिस कमेटी में इन्वेस्टर भी होंगे, आपका लीगल का एक्सपर्ट्स होगा, हमारे जो चेयर ऑफ द कमेटी होंगे वो होंगे, प्रोग्राम मैनेजर होगा, मैं हूँ, या ऐसे कुछ 8 लोगों की 7 लोगों की कमेटी होगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि अच्छा ये 20 में से 4 कौन है जो पोटेंशियल भी हैं और जिनको जरूरत भी है, जिनके आइडिया में पोटेंशियल है, जा सकते हैं। और ये तो है जब फंडिंग लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यस। जैसे कि शुरू में जो आपने बताया था कि हैंड होल्डिंग के लिए वो 1 साल की आपकी जो एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप है, जिसमें जी। कि यू हेल्प पीपल डेवलप द आइडिया, उसमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है? तो बेसिकली जो हमारा इग्नाइट प्रोग्राम मैंने बताया, प्रोग्राम का सिलेक्शन जैसे मैंने कहा कि 2-3 चीज़ों पर पैरामीटर पर फिट होता है। एक तो आइडिया में पोटेंशियल होना चाहिए, जैसे हाँ, आपने कहा कि मार्केट रिसर्च कर लिया हमने, हाँ, हमारा आइडिया कॉम्पिटिटिव है कि हाँ ये चल जाएगा।
ऐसा ना हो कि मी टू नहीं होना चाहिए कि हर कोई एक उसमें प्रोडक्ट बना रहा है उसमें तो हर। उसमें जो खास चीज है वो ये कि उसमें कितनी एप्लीकेशंस आती हैं और कितने शॉर्ट लिस्ट होते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बेसिकली कोशिश ये करते हैं 50 to 60% को चांस दिया जाए, मतलब जितने अच्छा। भी अप्लाई किया है। क्योंकि हम वहाँ किसी को डायरेक्टली फंडिंग नहीं दे रहे हैं। हम उनसे क्या कर रहे हैं कि बेसिकली उनको हैंड होल्ड करके ये बताते हैं कि ये आपका आइडिया पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हैं। ओके, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब फंडिंग रेस करने वाली बात है तो वहां पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत तो वो ज़्यादा है। 400 में से 5 हो जाते हैं। जी। लेकिन अगर आपको अपने आइडिया पे प्रोटोटाइप की स्टेज तक ले जाने के लिए काम करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, तो आप आईआईटी मंडी में अप्रोच कर सकते हैं और वहां पे हैंड होल्ड करके आपके आइडिया को इंक्यूबेट करेंगे, उसको थोड़ा ठीक ठाक करवाएंगे और उसमें सिलेक्शन अबाउट 50% के आसपास होता उसमें जो एप्लीकेशन है बेसिक आइडियाज वाले में हम काफ़ी ज़्यादा ओपन होते हैं। बहुत सारे बच्चों को 3 महीने के लिए प्री इंक्यूबेशन दे देते हैं हम लोग। है। ओके। प्री इंक्यूबेशन में उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरे आइडिया में मुझे क्या नाम है पिवट करना है, मुझे थोड़ा चेंजेस लाने हैं। हाँ। सो मैं अपनी जर्नी को आगे ले जाके अपने आइडिया को बना सकता हूँ या बिजनेस बना सकता हूँ। तो मोस्टली यहाँ क्या होता है कि मैक्सिमम अराउंड 50% वी सेलेक्ट, बट टोटल ओवरऑल अगर आप जर्नी देखेंगे तो आईआईटी मंडी कैटलिस्ट का मैं अगर आज तक का जर्नी बताऊँ तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 13,000 एप्लीकेशन रिसीव किया है सिंस 2017 जैन से। हम्म। 13,000 में से 575 को हमने इंक्यूबेट कर रखा है, चाहे वो प्री इंक्यूबेशन है या इंक्यूबेशन मिला के। हम्म। आउट ऑफ 575 मेरे पास 54 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जहां हमने इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी ले रखी है। अच्छा। उसमें आउट ऑफ 54 23 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉलो ऑन फंडिंग रेज की है। हम्म। उसमें से फिर लास्ट में हमें एक एग्जिट मिला हुआ है। इस साल हम लोग 2 से 3 एग्जिट का मतलब चल रहा है कन्वर्सेशन, होपिंग कि हम लोग 25-26 में 2 to 3 एग्जिट्स और बुक कर पाएंगे। ओके, दैट्स सो अमेजिंग, वेरी जी। वेरी क्रिटिकल, वेरी एंड इंपॉर्टेंट। जस्ट टू ऐड ऑन इसमें कि हमने ऑलमोस्ट 300 स्टार्टअप को फंड कर रखा है 575 में से। हम्म। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में आईआईटी मंडी कैटलिस्ट में, तो आपके जो चांसेस हैं फंड रिसीव करने का वो 50% से ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। और अगर वो प्री इंक्यूबेशन स्टेज में जो इग्नाइट वाला जो आपका प्रोग्राम है उसमें अगर आ जाते हैं तो उस पूरे प्रोसेस से आपके चांसेस ऑफ गेटिंग द फंडिंग आल्सो इम्प्रूव। हाँ, मतलब वो जरूरी नहीं कि हमारे इंक्यूबेटर में ही हो, अक्रॉस कंट्री बहुत सारे कहीं हैं। भी हो सकता है। तो कहीं भी आप आपको एक अपने बिजनेस को लेके आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। आपका बिजनेस कैसे करना है वो बहुत अच्छा रोड मैप आपका बन जाता है और आप कहीं से भी फंडिंग इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं कि एक स्टार्टअप मेरे यहाँ से उसने आइडिया और टीआरएल लेवल 3 तक पहुंचा और वो कहीं से और से ग्रांट ले रहे हैं। और बाद में वो थैंक यू मैसेज लिखता है कि वी वर पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम एंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, हमने यहाँ से ग्रांट लिया। अच्छा। एंड फिर आगे चल के फंडिंग के लिए वो कई बार हमसे ही फंडिंग के लिए फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमें किसी और स्कीम में फंड कर दो। तो अच्छा, सर्कल है पांडे जी। यस। इस तरीके से आपने 500-600 जर्नीज देखी हैं, पास से देखी हैं। तो आज की डेट में अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहे, मान लीजिए आप ही अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहें आज, तो व्हाट आर द थिंग्स जो आप करेंगे या नहीं करेंगे, कि किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे? तो अगर मुझे आज मान लीजिए कि मुझे आज एक वेंचर शुरू करना हो तो मैं 2 3 4 चीज़ें बहुत क्लियर रखूंगा कि जिस आइडिया पर मैं काम कर रहा हूँ वो यूनिक हो। ठीक है, कोई ना कोई कंपटीशन होगा, हो सकता है कि अभी आज नहीं है, कोई दूसरा 6 महीने बाद 1 साल 2 साल के बाद आ जाए, बट मेरे लिए फिर वो अर्ली मूवर एडवांटेज होगा। तो मैं एक यूनिकनेस पर काम करूंगा। दूसरा, मैं एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश करूंगा, एक ऐसे कोर लोगों को लाने की कोशिश करूंगा जो मेरे साथ लंबा चल सकें, दूर तक मेरे स्टार्टअप में या मेरे साथ आइडियाज पर काम कर पाए। तीसरा, फिर मैं देखूंगा कि मैं फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मेरे अराउंड में क्या है। जब मैंने टीम बिल्ड कर लिया तो उस आइडिया को सस्टेन कराने के लिए, चाहे वो ग्रांट है, इन्वेस्टमेंट है या डेप्थ लेना है या जो भी करना है, मैं उस आइडिया को रिफाइन करके फिर मैं लोगों तक रीच आउट करूंगा कि जहां मैं उसको फाइनेंशियली सस्टेन करा पाऊँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है जो को फाउंडर एग्रीमेंट है। कई बार होता है कि आप और आपके फ्रेंड ने शुरू कर दिया, आइडिया शुरू कर दिया, बट आपने सोचा कि ठीक है ये मेरे बड़े क्लोज को फाउंडर हैं या फाउंडर हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में लीगली चले जाएंगे, एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, बट आपको डे वन में अपने प्रॉब्लम्स को या अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करके को फाउंडर एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो आपका कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता है, दोनों लोग एक पेज पर होते हैं।
तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं हूँगा तो आई विल पुट अप इन दैट वे। अमेजिंग, अमेजिंग। तो आपने बताया कि वो 4 जो आपकी बकेट्स शुरू में आप बता रहे थे जिनमें आप फंड कर रहे हैं, तो हिमाचल में किस तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि हम लोग किस तरह के स्टार्टअप्स को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हिमालयन रीजन के हैं या नहीं हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी में है या वो सोशल में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे यहाँ हम लोगों ने क्या किया, कुछ स्टार्टअप ड्रोन टेक के काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जो ड्रोन में है, ड्रोन लॉजिस्टिक में है। जैसे बॉन्बी है, इनॉर्ड है, ऐसे कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो नेशनल लेवल पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है। आई मीन लाइक प्री सीरीज ए तक बॉन्बी ने अभी रेस कर लिया है। जो आपका कोर टेक्नोलॉजी में है या डीप टेक है या इंडिजिनस प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं, उनको देन ही रेज सम फंडिंग फ्रॉम मिस्टर टिम ड्रैपर से, जो मीट द ड्रैपर से एक प्रोग्राम था उसके थ्रू भी किया था। देन आपका काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल दूं आपको, एक स्टार्टअप है जो उत्तराखंड में फार्मर्स के साथ लग के, मोर देन 2000 फार्मर्स के साथ, क्योंकि हेम्प जो है वो लीगलाइज है उत्तराखंड में, तो वो उत्तराखंड के 2000 फार्मर्स को ट्रेनिंग देके कि आप हेम्प कैसे प्रोड्यूस करो, और वो प्रोड्यूस लेके उससे फैब्रिक बना रहा है या दवाइयाँ बना रहा है। या अभी उसने फिर देखा कि ये काफ़ी छोटी प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास जो रॉ मटेरियल आएगा या मटेरियल आएगा वो बहुत लिमिटेड है, तो उसने थोड़ा सा अपने आप को पिवट करके, और वो अभी अराउंड 30 एग्री वेस्ट प्रोडक्ट से उठा के वो फैब्रिक और आपका प्लेट्स, कप्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। फरीदाबाद बेस्ड है। अब 2000 फार्मर्स को एम्पावर कर रहे हैं वहाँ। अभी मेरे पास रिसेंटली उनका कुछ प्रपोजल आया था कि सर हम जो पाइन नीडल्स है या पाइन है, जो हिमालयन रीजन का सबसे बड़ा चैलेंज है, इसके आग लिए आप वाली मुझे, बहुत लगती है। यस, उसके लिए आप हमें सपोर्ट करो कि हम उस प्रोडक्ट को, या जंगल में जो आग लग जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम उससे भी प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो मतलब आप सोचिए कि रूरल एरिया में, मतलब टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में जो गांव में लोग बैठे हैं जहां जंगलों में आग लग जाती है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है जो आपका ही भाई हिमाचल से है या कहीं से है, वो सोचता है कि मैं इसको कैसे पाइन को इकट्ठा करके प्रोडक्ट बना के सेल कर पाऊँ और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे पास, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे EIR में, मेरे पास एक लड़का है सचिन कोलरा नाम है उसका, उद्यम वेल फाउंडेशन, उद्यम वेल अभी चला रहे हो। तो सचिन ने क्या किया, वो EIR ज्वाइन किया, एक साल हमारे साथ रहे, अपने आइडिया पर काफ़ी वर्कआउट किया। अभी वो ONDC है ना, जो इंडिया गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, ONDC पर ऑनबोर्डिंग के लिए ही इज़ वन ऑफ द पर्सन या पार्टनर, जो जहाँ लोगों को लाके वो ONDC पर रजिस्टर कराते हैं, माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेसेस को, रूरल एरियाज के। एंड ही इज नाउ सेलिब्रिटी फॉर हिमाचल, कि वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रूरल एरियाज में जाके, और वो अलग अलग देश के अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को ऑनबोर्ड करके उनके बिजनेस को ONDC पर रजिस्टर कर रहे हैं, जहाँ की वो डायरेक्ट आप कंज्यूमर को रीच आउट कर सकते हैं और सेलर को रीच आउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जो अभी देखा जाए तो शार्क टैंक में बहुत सारे स्टार्टअप IIT मंडी कैटलिस्ट के शार्क टैंक में गए हैं। एक धरक्षा करके एक स्टार्टअप है हमारा। धरक्षा ने शार्क से बोला कि मुझे आपसे फंडिंग नहीं चाहिए, मुझे आपके नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। अब आप सोचिए कि स्ट्रेटेजिकली हाउ वेल मोटिवेटेड दिस फाउंडर इज, कि मैं अगर 3 या 4 शार्क्स के 100 घंटे ले लूँगा तो मैं तो अपने आप ग्रो कर जाऊंगा, और शार्क्स फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मुझे फंड रेज कराएंगे नेक्स्ट राउंड में। अच्छा, और वो क्या करते हैं वो? तो बेसिकली द्रक्षा भी अपना वेस्ट से पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने ये जो जो 500 स्टार्टअप्स को आपने सपोर्ट किया है, तो कौन, आई एम श्योर कि कुछ तो उसमें तो काफी बड़े हो गए होंगे, तो बताइए कौन है जो सबसे बड़े बाहर निकल करके आए? तो अभी अगर देखा जाए, मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं तो डाइस करके एक हमारा स्टार्टअप है जो ठीक ठाक कर रहे हैं अभी। तो वो SaaS प्रोडक्ट बना रहे हैं, काफ़ी सारे बिग कंपनीज के लिए उन्होंने पीछे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उनको सप्लाई कर रहे हैं। चाहे वो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ट्रैवल बुकिंग हो, तो जैसे ये प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ इस तरह की सर्विसेज वो बड़े वाइट लेवल करके लोगों को दे रहे हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और एक जो अभी मैं बॉन्बी की बात कर रहा था, बॉन्बी मतलब अभी ठीक ठाक लेवल पर, सत्या काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं। आपका योगीफाई करके है, जो अभी योगीफाई IoT बेस्ड योगा मैट बना रहे हैं। तो मोस्टली IoT बेस्ड योगा मैट अभी अमेजोन वगैरह पर अगर आप देखेंगे तो योगीफाई का योगा मैट मिल जाएगा।
वो सैमसंग में और एप्पल के साथ अभी उन्होंने रिसेंटली साइन अप किया है। तो सैमसंग के साथ 2024 23 24 जितने भी सैमसंग के टीवीज आ रहे हैं उसमें उनका इनबिल्ट ऐप है, ऑलरेडी है। हम बात करें ऊकी इंडिया की, जो अराउंड 35 एग्री वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप कर दिया है, जिनके पास ऑलमोस्ट मोर देन 20 करोड़ का आपका वो ऑर्डर पड़ा हुआ है जो उनको सप्लाई करना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। तो आपने जो तमाम लोगों की जर्नी देखी है पिछले इतने सालों से, जो सक्सीड भी किए, जो फेल भी किए होंगे कई एक, तो आपने कुछ कॉमन पैटर्न्स देखे हैं कि सक्सेस जिन्होंने पाई उनमें क्या खासियत थी, और जो फेल हो गए उनमें क्या कमियां थी? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना, वो इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड भी होना पड़ेगा। आपका मेंटर आपको मोटिवेट करेगा, आपका फैमिली मोटिवेट कर सकती है, कई बार फैमिली से प्रेशर भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। जितने लोगों की मैंने जर्नी देखी ऑलमोस्ट, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं फाउंडर्स के जिनका एक बिजनेस फेल हो गया, दूसरा किया उन्होंने, दूसरा भी फेल हो गया, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, और वो फिर तीसरा या चौथे बिजनेस में आज ऐसे सक्सेसफुल हो रखे हैं कि दे माइट बी इन टॉप 100 लिस्ट। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैंने ऐसे भी फाउंडर देखे हैं, और ऐसे भी फाउंडर देखे हैं जो ऐसे बेसिक प्रोग्राम में, जो हमारा गेटवे प्रोग्राम है, उसमें आने के बाद 3 महीने के बाद वो बोलते हैं कि सर ये हमारे लिए जर्नी ही नहीं है, मतलब हम नहीं कर सकते। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जो हार्ड वर्क करने वाले हैं वो कभी भी किसी भी फील्ड में रहे, वो कभी भी मतलब डीमोटिवेट नहीं हो सकते, और डीमोटिवेट के साथ साथ वो फेल नहीं हो सकते। एक बिजनेस नहीं होगा, दूसरा होगा। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में केवल अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अभी तो लोगों को को फाउंडर ढूंढने में इतनी चैलेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में फेल हो गए हैं, बट आप किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिले जो, हो सकता है कि वो को फाउंडर ढूंढ रहा हो जो आपकी एक्सपर्टीज हो। तो आप 100% इक्विटी रखने के बजाय अगर आपको कोई 10% 15% इक्विटी देके और आपकी कंपनी दोनों मिल के कंपनी ग्रो कर ले, जो तो माइंडसेट होता है। इनफैक्ट जब हम भी कई बार हायरिंग कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि या प्रेफरेंसेस कई बार देने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई फेल एंटरप्रेन्योर है तो उस पर, मेरा तो खास करके बहुत पहले माइंड जाता है कि अच्छा इसने तो कम से कम ट्राई तो किया उसने कुछ करने का। अच्छा, तो आप तो प्रेफरेंस देते हैं अगर फेल्ड एंटरप्रेन्योर है और हु इज स्टार्टिंग विद सेकंड और थर्ड आइडिया, तो आप यस, उसको प्रेफर करते हैं? अच्छा। मैं अभी आई नॉट नेम द पर्सन, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक लड़के को हायर किया, एंड ही वाज वर्किंग ऑन हिज आइडिया, वो फेल हो गया। 2 आइडियाज पर काम किया, फेल हो गया, मैंने उसको ऑनबोर्ड किया, असिस्टेंट मैनेजर लिया था। अभी वो एजीएम है किसी बिजनेस में, काफ़ी बड़े बिजनेस में। तो मतलब अगर आप देखिएगा तो कई बार क्या होता है कि फेल एंटरप्रेन्योर ज़्यादा बेटर प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉब्लम खुद फील किया है, खुद देखा है, जी है किया है उधर। उन्होंने। यस। हाँ, यस। ओके। तो ये बताइए, आपने जो तमाम सारे अभी जो आइडियाज चल रहे हैं, जिस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो जिस तरीके का काम हो रहा है, तो अब आज की डेट में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो जो आपको लगता है जिस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन लोग फोकस कर नहीं रहे हैं? तो अगर आप देखिएगा, कई बार क्या होता है, एक ट्रेंड होता है कि इकोसिस्टम में जो चल रहा है वो हर कोई अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, बट हर एक, व्यक्ति आजकल एआई पे काम कर रहा है जैसे। अगर आप देखा जाए तो एआई पर हर कोई काम कर रहा है, मशीन लर्निंग हर किसी को चाहिए। बट हो सकता है क्या, अगर आप ऐसा भी कोई सेक्टर हो सकता है कि जो अनटच्ड हो, अभी किसी ने देखा ही नहीं हो, तो जरूरी फॉर नहीं। एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, या इन्वायरमेंट की बात करते हैं, या क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्या आज का यूथ उतना माइंडफुल होके क्लाइमेट को सोच के कोई प्रॉब्लम बना रहा है? जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, पीछे एक स्टार्टअप था मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, जो अपना रिवर्स के अंदर जो हम लोग पूजा करते हैं, या मंदिर में या मस्जिद में कहीं से जो एसेस निकलते हैं, वो ले जाके हम मंदिर में कहीं या रिवर में डंप कर देते हैं। ही वॉज वर्किंग कि उसको मैं मंदिर की राख को या मस्जिद की राख को मैं रिवर में नहीं जाने दूंगा, मैं उसका प्रोडक्ट बनाऊंगा।
वो उस आइडिया में बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट उसका दूसरा जो वेंचर है, अगेन ही इज थिंकिंग अबाउट कि मैं क्लाइमेट या इन्वायरमेंट को सेव कैसे कर पाऊँ। वो पैकेजिंग इंडस्ट्री में दोबारा जो वेस्ट होते थे उससे पैकेजिंग के लिए मटेरियल बनाना शुरू कर दिया जो बायोडिग्रेडेबल है। तो आपका अगर माइंडसेट बन गया कि मुझे क्लाइमेट को देना है कुछ, या मुझे उस सेक्टर पर काम करना है, जो ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं एआई पर या करंट ट्रेंड पर, कर रहे हैं, करते हैं, बिल्कुल करिए। अगर आपकी एक्सपर्टीज या आपके टीम की एक्सपर्टीज है तो करिए, बट अगर आपके टीम की एक्सपर्टीज उसमें नहीं है या आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपकी जो एक्सपर्टीज है, क्लाइमेट है, हेल्थ केयर है, या जो बहुत वॉस्ट सेक्टर है, अगर आज इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में तो हेल्थ केयर वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर। लोगों को हेल्थ पर बहुत फोकस करना चाहिए। हर किसी की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। बहुत सारे एरियाज अभी ऐसे भी हैं कि जहाँ पर हो सकता है ओला, उबर या रैपिडो ना पहुँचा हो। क्या आप लोकल कम्युनिटी बना के कुछ ऐसा बना रहे हैं वहाँ के लिए? सप्लाई चेन के लिए क्या आप कहीं कुछ कर रहे हैं? तो मतलब बहुत सारे सेक्टर ओपन हो जाते हैं कि जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, नॉट ओनली डीप टेक में या एआई में या एमएल में या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आउट आउट ऑफ मेट्रो सिटीज आपने देखे हैं कि इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, और किस तरीके के काम कर रहे हैं वो लोग? तो बेसिकली एज ऑफ करंट, जब भी गवर्नमेंट का जो डाटा है, पूरे इंडिया के अंदर कुछ 1,75,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं जो डीपीआईआईटी रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड है, डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट्स इशू है। बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप्स होंगे जिन्होंने अभी अप्लाई ही नहीं किया होगा, उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही नहीं बनाई, और उन्होंने डीपीआईआईटी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया। तो जो मेरा मानना है कि अभी ये नंबर जो 2.25 लाख के करीब होगा, जो लोग स्टार्टअप आइडियाज पर काम कर रहे हैं, ये तो नंबर है जो रजिस्टर्ड नंबर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया। अभी देखना हमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि केवल आई आई टीज जैसे 23, 24, 25 आई आई टीज जो एक नंबर है, इसमें से सारे आई आई टीज के अंदर इंक्यूबेशन 99% है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बहुत सारा जो मिशन है, जैसे स्टार्टअप इंडिया मिशन है, उसमें बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी जो इंडिया का आई मीन लाइक सबसे पुराना या बेस है, जो इनोवेशन और इकोसिस्टम को उसने स्ट्रेंथन किया है, बायरेक है। तो ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 1,000 इंक्यूबेटर्स हैं अक्रॉस कंट्री। अगर वो 1,000 इंक्यूबेटर्स हैं, तो हमारी तरह 1,000 इंक्यूबेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो स्टार्टअप्स को बेसिक सपोर्ट दे पाएँ, मेंटरशिप दे पाएँ, उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ जो नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, उनको स्टार्टअप्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाके और सपोर्ट कर पाएँ। और ये चीज़ें हो रही हैं, ऑलरेडी कंट्री के अंदर हो रही हैं, और लोग वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट स्कूल्स हैं या मैनेजमेंट इंक्यूबेशन सेंटर हैं, जैसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बट वो क्या करते हैं कि टेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टेक कॉलेजेस या लैब्स के साथ वो एमओयू साइन करते हैं, आईआईटीज के साथ एमओयू साइन करते हैं, और उनके लैब फैसिलिटीज़ को यूज़ करके और अपना बिजनेस प्रोस्पेक्टिव यूज़ करके, एंड दे आर ग्रोइंग बिजनेसेस। तो कोई इंटरेस्टिंग स्टार्टअप जो आपने देखा कि आपके एक्सपीरियंस के दौरान, कि एकदम ही अलग किस्म का आइडिया लेकर के कोई आया आपके पास, वो हिमाचल का हो या उत्तराखंड का हो या कहीं का, जो आपने भी नहीं सोचा था, अच्छा ये भी काम किया जा सकता है क्या? ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब 2-3 फाउंडर हमारे पास आए, और उन्होंने कहा कि सर, बहुत बेसिक आइडिया कि मैं पूरे हिमालयन रीजन के प्रोडक्ट्स जो है ना, कई बार हम मेट्रो सिटीज़ में रहना शुरू कर देते हैं, टियर 1 टियर 2 में, और हमें नहीं पता है कि बैक में इतनी ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो हमें मिल सकती हैं, इजिली मिल सकती हैं, और वो एक्सेसिबल नहीं है। वो लोगों ने क्या किया, हिमाचल साइड से ही लोगों ने दूर दूर दराज के एरियाज के प्रोडक्ट उठाए, और उन्होंने ब्रांडिंग करके लोगों को भेजना शुरू कर दिया। मतलब अनबिलीवेबल प्रोडक्ट्स थे जो आप मार्केट में अभी, तो चलिए ठीक है, जैसे आगे पे जैसे एक लड़का आया, वो माई पहाड़ी दुकान करके उसने अपना एक वेबसाइट या एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना लिया। व्हाट ही डिड इट कि उसने फिर पूरे हिमालयन रीजन से सारे प्रोडक्ट उठाने शुरू किए, और डायरेक्टली पैकेजिंग वगैरह मटेरियल दे दिया ग्रास किस रूट पर तरीके के इनोवेट। प्रोडक्ट्स को उठा रहा लेट्स से कि जैसे अभी कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन है,
और जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में है और वो रूट है उसका मान लीजिए हिमाचल से, एंड सी नोज के हेल्दी फूड्स क्या है मुझे जो चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड 8 to 9 months, वो उसको हो सकता है कि दिल्ली में वो खुद ना बना पाए या खुद ना मिल पाए। उसने यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू से उस प्रोडक्ट को उसने वहाँ से उठाया और लिस्टेड कर रखा है। नाउ यू नो कि व्हाट न्यूट्रिशन यू वांट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और आप उसके वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि जो अब यहाँ समझिए कि हो सकता है कि हम जैसे यूपी वाले हैं, हमें तो गुड़ खाने की आदत है। अब गुड़ में यूनिकनेस आ गया है कि ना गुड़ में भी प्रोडक्ट ऐड करके मुझे हिमाचल में मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ कि कई बार ऐसे गुड़ हैं जो मुझे चाहिए जिसमें लेस से सोंठ एडेड हो या कुछ ऐसे चीज़ें एडेड हो जो मुझे यहाँ ठंड में ज़रूरत होती है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो हो सकता है बहुत रूरल एरिया से हों, लोगों को पता ही नहीं था और लोगों ने उसको अडॉप्ट कर रखा है और या उसको एक बिजनेस मॉडल बना के उन्होंने सेल आउट करना शुरू किया। बिलीव कीजिए आप, एक स्टार्टअप में किसी इवेंट में मिला, उसने शुगर केन, गन्ना है अपने इधर, गन्ने का जूस उसने बेचना शुरू कर रखा है। अब आप समझिए कि वो फ्रेश कहीं भी सेल आउट करना है, ऐसे आइडियाज भी हैं। तो मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा इसमें भी बिजनेस लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी क्रिएट कर रखा है। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे आइडियाज भी होते हैं जहाँ पर लोग बिजनेस नहीं बना पाते हो, फेल भी हो जाता है। एक पीस ऑफ एडवाइस अगर आपको देनी हो जो आप कहेंगे कि हर फाउंडर को सीरियसली लेनी चाहिए ये पीस ऑफ एडवाइस, तो वो क्या होगी आप? जो मेरा मानना है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चाहे आप अपना स्टार्टअप पर फोकस कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप पर ही फोकस करके सारी चीज़ें साइड में रख के आप अपने आइडिया जो आप लेके आए हैं उस आइडिया पर काम करके आप उसको बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। और उसमें फिर लोग आपकी जर्नी में जुड़ते जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट को टीचर अपेयर होते रहते हैं, पर टीचर स्टूडेंट पढ़ने वाला होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आपको स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, पेशेंस रखिए और आप इस जर्नी को जीना शुरू कर दीजिए सब कुछ साइडलाइन करके, और आप फोकस करके काम कीजिए। फिर आपकी टीम भी बन जाती है, आपका बिजनेस भी खड़ा हो जाता है, आपको ग्रांट भी मिल जाता है। और फिर आपको लोग यस, या तो आप 10-12 साल अपने स्टार्टअप को देके आप उस माइंडसेट के साथ एक बिजनेसमैन बन जाएं कि फिर आपको पूरा 40 के बाद फिर काम नहीं करना है, और या तो फिर 40 तक काम करके फिर आप 50 तक काम करके फिर 10 साल तक जी लें। तो आपको फोकस बहुत ज़रूरी है और आपको डेडिकेशन के साथ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पांडे जी कि जो जो मार्केट है ना, वो क्या नाम है, किंग है, और एग्जीक्यूशन जो है वो आपका गॉड है। तो अगर तो आप, फोकस जरूरी है और एग्जीक्यूशन के ऊपर आप फोकस्ड हैं अगर, यस, और कुछ साल लगाने के लिए तैयार हैं तो आप इस जर्नी में उतरिए। यस, आसानी से गिव अप मत कीजिए बेस। और अगर और अगर आपको ये देखना हो कि जो रीजन फॉर फेलियर जो हैं, तो दो तीन टॉप रीजंस आपके जहन में क्या आते हैं जो आपने देखे हैं कि जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं? तो अगर आप मतलब ये प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी वाइज भी है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रीजन फेलियर का होता है, टीम होती है। सबसे बड़ा फेलियर का रीजन टीम है। फिर उसके बाद फंडिंग आ जाती है, इकोसिस्टम आ जाता है, सपोर्ट मैकेनिज्म आ जाता है, ये सारे मैट्रिक्स हैं। बट अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आपके पास एक अच्छी टीम है तो वो टीम आपके लिए फंड भी ले आएगी, वो टीम आपका एग्जीक्यूट भी कर देगी और बिजनेस भी ले आएगी। बट अगर आपके पास टीम नहीं है, डेडिकेटेड या प्रॉपर टीम नहीं है, तो फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो हमेशा सजेशन होता है कि आप अपनी टीम अच्छे से बिल्ड कीजिए और टीम में राइट लोग सेलेक्ट कीजिए। कभी भी इक्विटी डाइल्यूट करने की बात करते हैं तो वेस्टेज पीरियड पर रखिए। तुरंत आप इक्विटी एक साथ डाइल्यूट कर दिया आपने अपने को फाउंडर को या XYZ को, और वो फिर 1 साल 6 महीने के बाद बोलते हैं मुझे काम ही नहीं करना है, तो ना तो आप कंपनी, आप तो कर ही रहे हैं, तो ना तो आप उनको निकाल पाएंगे ना आप उनको रोक पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छी टीम बिल्ड कीजिए। लम ज़्यादा दिन तक वो फाउंडर को फाउंडर या मेंटर या एडवाइजर आपके साथ रहे, इसलिए वेस्टेज पीरियड की इक्विटी रखिए। और सर्टन ईयर्स के बाद देन आप देखेंगे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करा पाएंगे। तो सबसे पहले टीम बहुत इंपॉर्टेंट है पांडे जी इसमें, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एंड अदर फैक्टर्स कम। अ, ये आपकी जर्नी में जो तमाम लोगों को आपने इस तरीके से सपोर्ट किया है, तो आप जब देखते हो कुछ लोगों की जर्नी तो विच वन, कौन सी ऐसी जिससे
आपको बड़ा मतलब प्राउड महसूस होता है कि भाई हाँ, ये एक मैंने सपोर्ट किया था और ये एक बिजनेस खड़ा हो गया, ये 5 बिजनेसेस खड़े हो गए, एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रो बनो करके एक स्टार्टअप था। मैं बिमटेक में जब होता था तो उधर से आदित्य बॉस उसका फाउंडर था। एंड आई रिमेंबर द जर्नी आदित्य एंड वी यूज्ड टू, क्योंकि मैं हम लोग बिमटेक में होते थे और आदित्य वाज वेरी पैशनेट अबाउट करियर काउंसलिंग, कि यंग बच्चों को 8 9 10th के बच्चों को मैं करियर काउंसलिंग करूँगा। उसको बाद में अभी टॉप रैंकर्स ने अक्वायर किया एंड नाउ ही इज डूइंग फैंटास्टिक। तो वो कई बार प्राउड फील होता है कि मैं इस स्टार्टअप की जर्नी में था। एक स्टार्टअप ट्रक सुविधा करके, तो जब ट्रक सुविधा को फंडिंग हो रही थी गेल से, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट जर्नी। बहुत यंग थे वो लोग। अभी ट्रक सुविधा के को फाउंडर हमारे मेंटर हैं, यहाँ पर हमारे स्टार्टअप्स को, बडिंग स्टार्टअप्स को मतलब मेंटर करते हैं। तो आप देखिए एक जर्नी, एक फाउंडर ने जो जर्नी जी है कि अपने स्टार्टअप को कैसे मैं आगे ले जाता हूँ, और वो फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना शुरू कर देता, तो वो अपने प्रॉब्लम्स और जो उसके चैलेंजेस रहे वो तो बताता ही है, बट वो उसे ओवरकम कैसे किया उसने, वो जरूर शेयर करता है। वो ज्यादा जरूरी है, हाँ। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कई सारे फाउंडर्स ऐसे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास विशाल जो उकी से हैं। विशाल मुझे 2023 में मिले, मतलब फरवरी की बात करूँ, हमने कुछ मार्च में उनको कुछ फंड किया था। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि सिंस देन 2023 से अभी मैं जुलाई 25 में हूँ। और पिछले इस 2 साल 2.5 साल के अंदर जो उनकी कंपनी है, उनके कंपनी की वैल्यूएशन है, वो मतलब हॉकी ऐसे ग्रोथ हुई है। कल और रात को क्या भी हम लोग, तो विशाल बेसिकली ये एग्री वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है अपना, हेम्प जो मैं बात कर रहा था, एग्री वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके राइट वो राइट राइट। फैब्रिक्स बनाते हैं या मटेरियल बनाते हैं जो मार्केट में सेल आउट करते हैं। बट हम्म हाँ, सब में कॉमन क्या था? पैशन, हम्म डेडिकेशन। सब में कॉमन क्या था कि वो जो गिव अप ना करने का एक माइंडसेट था, वो कॉमन था। तो हम्म जो आपका है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे राइट प्लेटफॉर्म ढूंढना है, राइट लोगों से कनेक्ट करना है, राइट मेंटर्स के साथ अपेयर करना है, वो आपको हम्म काम आता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यस, यस, Okay. वो बहुत जरूरी है पंडित जी, बहुत जरूरी है। जी 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 जी। और इस पूरी जर्नी में कुछ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट आपके लिए भी हुए कि भाई ये एक है, अच्छा आइडिया है और स्टिल नॉट ग्रोइंग, तो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स क्या रहे आपके लिए? आई विल नॉट नेम फाउंडर्स, बट कई बार आइडियाज इतने अच्छे आइडियाज थे जो मतलब सच में हमें लगा कि ये वंडर कर सकते हैं। बट जो मैंने बताया कि राइट प्लेसमेंट, कि कहाँ हो आप आपकी जर्नी में, आपके साथ जो मेंटर कनेक्टेड हैं या आपका जो इंक्यूबेटर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम्म ऐसे कुछ स्टार्टअप जिनको मैं जानता हूँ जो गलत जगह पर ट्रैप्ड हुए, और हम्म वो वहाँ पर उनको राइट सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, जिसके लिए वो हकदार थे या जो उनको ग्रो कराना था, वो फिर वहाँ उलझ के रह गए। तो ऐसा भी मोमेंट आया है कि वो हमें फ्रस्ट्रेट करता था कई बार, कि यार इतना अच्छा फाउंडर है और ये इतने अच्छे पोटेंशियल आइडियाज हैं, हमने मतलब एक स्टेज दे दिया है, हम कहीं लेके जाके कनेक्ट कराने वाले हैं। नाउ आपस में ये लोग इतना उलझे पड़े हैं कि ये यहीं डाई डाउन हो जाएंगे, और वो हुआ भी वही है कि सर्टन ईयर्स के बाद अगेन वो डाई डाउन हो चुके हैं। तो तो वो वो उसके लिए फाउंडर टीम जो है उसके बीच में कुछ इश्यूज फाउंडर आ गए। मेंटर टीम जो था वो उसी के बीच में है। तो और ऐसे एक नहीं है, कई सारे केसेस हैं। कई सारे केसेस हैं कि जहाँ फाउंडर, कई बार क्या होता है कि कुछ फाउंडर होते हैं कि जैसे लेसे कि हम लैब में कुछ बना रहे हैं और हमें लगता है कि यही पोटेंशियल है और ये होगा। जब तक वो लैब से मार्केट में आता है तब तक मार्केट कहीं आगे जा चुकी होती है, उस प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, और आपने 2 3 साल 4 साल जो है वो ऐसे निकाल देते हैं जो वैल्यूएबल नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा मतलब एक जो बिल्ड मेजर लर्न वाला लूप है, मैं उसको फॉलो करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि फाउंडर को बोलूँ करने के लिए। तो आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं और आप उसको फिर दोबारा चेक कर रहे हैं, बिल्ड मेजर लर्न करके जो लूप है, और आप ग्रो करते जाते हैं। बहुत सारे बड़ी कंपनीज हैं, राइट टाइम पर इनोवेशन नहीं किया उन्होंने। जैसे आप एक आइडिया आपका सक्सेसफुल हो गया, कुछ हो गया, आप बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, बट आपने क्या किया कि दूसरा प्रोडक्ट लेके आना था या आपको इनोवेशन करना था। तो वो स्टेज नहीं आनी चाहिए कि आप स्टेज पर आ गए और स्टक हो गए एक जगह पर, फिर आप डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू कर देंगे।
तो वो भी मतलब बहुत बार होता है कि वो आपको कौन बताएगा, आपका एडवाइजर बताएगा, आपका मेंटर बताएगा या आपका इंक्यूबेटर बताएगा। बिल्कुल वहां बिल्कुल। पर फिर आपका ये तीनों चारों जो इकोसिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हाँ, है। तो एसेंशियली आप ये कह रहे हैं कि आपकी टीम और मेंटर्स का होना बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी। ये बहुत जरूरी है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। यस। कि अच्छे से अच्छा आइडिया भी अगर वो टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर वो फॉल आगे नहीं बढ़ डाउनफॉल पाएगा। शुरू हो जाता है और ग्रो नहीं करता है ऐसा बिजनेस। यस। हाँ हाँ। के बाद क्या आपने ऐसा भी देखा है कि फाउंडर्स की टीम ज्यादा सक्सेसफुल होती कि सोलो फाउंडर ज्यादा सक्सेसफुल होता देखिए, हमेशा अगर आप टीम में हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा अपना मानना है। सोलो फाउंडर कई बार क्या होता है कि एक आप किसी आइडिया पर या किसी प्रॉब्लम पर या सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस हो सकते हैं लिमिटेड हो सकते हैं, बट आपके पास जब 3 लोग होंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए, 4 लोग होंगे या 2 लोग होंगे, है? तो आप 4 माइंड लेके बैठे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखता मैं इसको देखता हूँ अच्छा कन्वर्सेशन होता। भले ही वो हीटेड हो या अच्छा हो जैसे भी हो, बट कन्वर्सेशन हो के आप कुछ बेस्ट निकाल के लेके आ पाएंगे। और मैंने ऐसे भी देखा है जो आप बात कर रहे हैं कि सोलो फाउंडर ने अपने कलीग्स को, क्लोज कलीग्स को, को फाउंडर्स को बोल दिया कि तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं बना लूंगा। और वो स्टार्टअप आज की डेट में केवल पेपर पर रह के चला गया है, बट वो कभी ग्रो नहीं कर पाया। ऐसे भी फाउंडर्स को मैं जानता हूँ। अच्छा। तो मेरा जो मानना है, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सोलो फाउंडर हो आप या कोर में हो, आपका डेडिकेशन, आपका पैशन, आपको टीम बिल्डिंग की कैपेसिटी अगर आपकी है, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप ग्रो कर जाओगे। अगर आप कहीं भी इसमें लैग करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको फोकस करना है कि अपने एग्रेशन पर काम करना है, आपको डेडिकेशन पर काम करना है, आपको पैशनेट होकर काम करना है, आपको राइट इकोसिस्टम पर काम करना है। और बहुत सारे लोग हैं राइट इकोसिस्टम में हैं जो आपको राइट गाइडेंस देके आपके बिजनेस को ग्रो करा पाएंगे। Okay, okay. तो आज की डेट में आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ लगती है? जैसे आपने बताया कि क्लाइमेट और एनवायरमेंटल एरियाज हैं जिनमें काफी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है आपको। इसके अलावा और भी कोई एरिया है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है? देखिए, जो मैं पहले भी ऐड कर रहा था कि जैसे एआई है, आपने बताया इंडिया एआई मिशन है, बहुत सारा स्कोप है एआई में। डिफेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इंडिया में बात की जाए तो डिफेंस का चैलेंज, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रॉपर डेस्क सेटअप कर दिया है जिसके अंदर में आईडेक्स करके नाम है उसका, जिसके अंदर में आप बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के आप सॉल्यूशन पर काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा स्कोप है इंडिया के अंदर, अभी बहुत सारा स्कोप है जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एआई है ही और क्लाइमेट है, हेल्थ केयर में काफ़ी सारा कुछ काम करने के लिए है अभी, जहाँ आप हेल्थ केयर में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अभी जो ये 7-8 वाइडर सेक्टर्स हैं, अगर इनकी बात की जाए या इनको सब किया जाए, मतलब और ब्रेक डाउन किया जाए, तो ये इतना वास्ट हो जाता है कि अगर कोई फाउंडर काम करना चाहे, अपने बैकग्राउंड को पिक कीजिए, राइट टीम पिक कीजिए, राइट मोमेंट है आपको स्टार्ट करने के लिए, आप शुरू कीजिए। एक आखिरी सवाल कि जब आप स्टार्टअप्स में आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को, तो क्या आप उनका एज वगैरह भी ध्यान में रखते हैं कि किस एज का व्यक्ति होना चाहिए जो स्टार्टअप में आ रहा है, या इट इज ओपन टू एवरीबडी? इट्स ओपन फॉर एवरीबडी पांडे जी, बेसिकली। तो अभी मेरे पास ऐसे भी फाउंडर हैं जो 65 के भी हैं। मतलब मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं पांडे जी, आप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे भी फाउंडर हैं जो अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं और 65 के भी हैं। ओके। और तो काफी अच्छा कर रहे आइडिया अच्छा होना चाहिए, टीम हैं। अच्छी यस। होनी चाहिए, और यस। एंड पीपल कैन अप्रोच यू इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड एंड एज, एंड वो कोई यस। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप लास्ट क्वेश्चन आपने कहा, आप क्लोज करें उससे पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। हम यहाँ हिमालयन रीजन में एक अपना फ्लैगशिप इवेंट करते हैं। ये हमारा 9th एडिशन इस बार होगा, जिसका नाम है हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक। तो लोग आप बोल रहे थे कि मेरे पास लोग कैसे आते हैं, तो हम हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक में ऑलमोस्ट 1000 एप्लीकेशन रिसीव करते हैं अक्रॉस कंट्री, इन चारों थेमेटिक एरियाज में। और उसमें हम 10-11 लाख रुपए का कैश प्राइज रखते हैं। लोगों को हम 10 लाख रुपए कैश प्राइस अलग अलग थेमेटिक एरियाज में देते हैं, जहाँ पर हम ऑलमोस्ट 30-35 इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं कैंपस के अंदर, ऑलमोस्ट 250 फाउंडर्स को लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और अलग अलग मेंटर्स जितने मेरे साथ या आईआईटी मंडी कैटलिस्ट के साथ जितने मेंटर्स जुड़े हैं हम उनको सबको लेके आते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी है, हमारे फैकल्टीज जो हैं, और यहाँ का जो इकोसिस्टम है आईआईटी मंडी का,
बहुत रोबस्ट है। मेरे पास जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ आईआईटी मंडी में हैं, मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स रेडी होते हैं कि मैं स्टार्टअप्स को हैंड होल्ड करके ग्रो करा पाऊँ। और वो एक कल्चर जो डेवलप हो रखा है वो इतना अच्छा हो रखा है कि हम लोग किसी भी स्टार्टअप को ऑनबोर्ड करते हैं तो उसको दो मेंटर देते हैं, एक टेक्निकल मेंटर होता है और एक बिजनेस मेंटर होता है। तो मोस्टली टेक्निकल मेंटर 99% केसेस में हमारे टेक्निकल फैकल्टीज होते हैं जो आईआईटी मंडी के ही होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये फैकल्टी मेंबर इतने अच्छे वैल्यूज ऐड करते हैं कि स्टार्टअप्स को हमें ग्रो कराने में बहुत इजी हो जाता है, उनके आइडियाज़ को या लैब में उनके टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए। और वो पूरा का पूरा, चाहे हम हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक से स्टार्टअप को ऑनबोर्ड कर रहे हो, चाहे किसी डायरेक्टली कोई अप्लाई कर रहा हो या ग्रांट निकली है उसके थ्रू अप्लाई कर रहा हो, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उसको दो मेंटरशिप हम दे रहे हैं। मतलब एक टेक्निकल और एक बिजनेस मेंटर है। उसके लिए लोग कहते हैं कि बेंगलोर से आपके पास स्टार्टअप यहाँ है, हिमाचल में टियर 2 टियर 3 में क्यों आएगा? मेरे पास इसलिए आता है क्योंकि हम वैल्यू ऐड करते हैं और वो कोर वैल्यू होती है। हम कई बार बोलते हैं कि आप अगर फंड के लिए आए हो तो डोंट कम टू अस। पैसे हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम आपको फंड करेंगे। बट एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 575 में अगर मैं बोलता हूँ कि 299 को हमने फंड किया है, तो इट मीन्स कि मोर देन 50% चांसेस है आपके कि आपको फंड मिले। और वो 50% चांसेस तब है जब ये हमारा जो मेंटर पूल है, चाहे वो बिजनेस मेंटर पूल है या टेक्निकल मेंटर पूल है, जो हमारे फैकल्टीज हैं या आईआईटी मंडी का जो इकोसिस्टम है, वो हमें हैंड होल्ड करते हैं कि ये आइडियाज अच्छे हैं, ये स्टार्टअप अच्छे हैं। उनके सिलेक्शन में भी हम कई बार रिक्वेस्ट करते हैं फैकल्टी मेंबर से कि सर 15 मिनट का पिचिंग है, आप पिचिंग में आ जाओ। तो उससे क्या होता है कि हमें भी राइट स्टार्टअप ऑन बोर्ड करने में ईजी होता है और स्केल कराने में हेल्प मिलती है काफी। ठीक है सर, तो एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू स्पीक अबाउट? आई वॉन्ट टॉक अबाउट डेडिकेशन एंड पैशन, जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो जी जी बेसिकली बीइंग एज अ पर्सन, जो मैंने शुरू में अपना इंट्रो में बताया था, हो सकता है कि उसको आप एक बार देखिएगा। तो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप करना क्या चाहते हैं वो आपके लिए मैटर करता है, और आपका विज़न क्या है। तो मेरा मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद आई मूव आउट इन डिफरेंट सेक्टर्स। टोटल था मैं अब्रॉड रहा 5 साल। इंडिया वापस आने के बाद उसी टाइम में अपना स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, मोदी जी ने अनाउंस किया था 2015 में। और मैंने ग्रेट। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम और शेयरिंग आपकी जो पूरी जो विजडम है, जिसको मैं बोलूंगा कि बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है। तो आपका आपका एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया, आपकी एडवाइस जो आपने शेयर की, आई एम श्योर कि लॉट ऑफ यंग पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग, तो उनके लिए ये बहुत ही काम की बात होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लग रहा है कि जो एकदम ही स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, तो वो लोग अगर आप तक पहुंचना चाहें, तो जो आपने एक टेम्पलेट बताई जिसमें आप 10-12 सवाल लोगों से पूछते हैं, तो वो इस पॉडकास्ट के साथ हम शेयर करेंगे लिंक में, और दे कैन रीच आउट टू यू एंड गेट सम गाइडेंस एंड सपोर्ट, सो दैट वुड बी वंडरफुल। एंड पंडित बहुत जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका इनवाइट करने के लिए। आई मीन इट वाज प्लेजर स्पीकिंग टू यू। अगर मैं, मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपके ऑडियंस में 10% लोगों को भी मोटिवेट करके एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करा पाऊँ या उनका बिजनेस हेल्प कर पाऊँ बनाने में, तो मैं सोचूंगा कि मेरा मैं सक्सेसफुल हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए इसको। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट वी ऑल आर ट्राइंग टू डू। तो उसमें हम सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें, कि कैसे शुरू करें, कैसे टीम बनाएं, कैसे अपने पैशन को बरकरार रखें और गिव अप ना करें और उसको आगे ले जाके आगे चलाएं। तो दैट्स द वे ऑफ ग्रोइंग। तो थैंक यू थैंक यू वेरी पंडित। मच। थैंक यू। थैंक यू सर।